जब कुदरत अपनी बेरहम शक्ल दिखाती है तो इंसान की रूह तक कांप जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ जो जमीन से हजारों फीट ऊपर थी, और इस क्रैश में जो पैसेंजर्स बच गए उनके पास अब खुद को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने ही फैमिली मेंबर्स और दोस्त जो उस क्रैश में मर चुके हैं उनका मांस खाकर जिंदा रहना। इस फ्लाइट 571 की कहानी को अब दुनिया का सबसे बड़ा और हैरान कुन मिरेकल कहो या फिर इंसानी माजी की सबसे खौफनाक सच्चाई, और इस कहानी को सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। ये दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को, जब साउथ अमेरिका के एक मुल्क यूरुग्वे के कैपिटल मोंटेविडियो से एक छोटा सा चार्टर्ड प्लेन टेक ऑफ करता है। जहाज में रग्बी के प्लेयर्स थे जिनको मोंटेविडियो से चिली के कैपिटल सैंटियागो तक एक मैच खेलने जाना था। रग्बी प्लेयर्स समेत जहाज में टोटल 40 पैसेंजर्स और 5 कैबिन क्रू मेंबर्स शामिल थे। टेक ऑफ करने के बाद अभी जहाज अर्जेंटीना के ऊपर ही पहुंचा था कि अचानक मौसम की खराबी की वजह से उनको अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में ही लैंड करना पड़ा। कैप्टन ने यह फैसला इस वजह से किया क्योंकि अर्जेंटीना और चिली के दरमियान दुनिया की सबसे लंबी एंडीज माउंटेन रेंज है, और हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियां भी इसी माउंटेन रेंज में पाई जाती हैं। यहाँ के ऊंचे पहाड़ वैसे ही काफी खतरनाक हैं और खराब मौसम में इनके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। पायलट का प्लान था कि एक रात मेंडोजा में ही गुजारी जाए और फिर अगले दिन मौसम ठीक होने पर एंडीज के पहाड़ों को क्रॉस किया जाए, लेकिन पायलट और पैसेंजर्स को क्या मालूम था कि अगले दिन उन पर कौन सी खौफनाक मुसीबत गुजरने वाली है। अगले दिन यानी 13 अक्टूबर दोपहर के 2:18 पर फ्लाइट 571 ने मेंडोजा से टेक ऑफ किया। अगर मैप में देखा जाए तो मेंडोजा और उनकी मंजिल सैंटियागो के बीच सिर्फ 180 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इन 180 किलोमीटर में सिर्फ एंडीज की 15,000 फीट ऊंची पीक्स हैं। लिहाजा जहाज का प्लान रूट कुछ इस तरह था कि पहले जहाज मेंडोजा के साउथ में जाएगा और अपनी हाइट गेन करेगा, और फिर प्लेंचोन पास के बराबर पहुंचकर एंडीज की तरफ टर्न करके इन खतरनाक पहाड़ों को क्रॉस करेगा, और फिर चिली के शहर कोरिको से दोबारा टर्न करके सीधा सैंटियागो में जाकर लैंड करेगा। फ्लाइट 571 के पायलट ने इसी रूट पर 50 के करीब फ्लाइट्स कंप्लीट कर रखी थी, लिहाजा उनको अपने आप पर काफी भरोसा था। मेंडोजा से टेक ऑफ करते ही प्लान के मुताबिक जहाज साउथ की तरफ रवाना हुआ। जहाज की हाइट गेन करने के दौरान पायलट ने नोटिस किया कि बादलों की एक मोटी तह ने नीचे का सारा मंजर छुपा दिया है। अब इस कंडीशन में पायलट ने कंट्रोल टावर से कनेक्शन बना लिया, जो रडार पर देखकर रेडियो के जरिए पायलट को उनकी लोकेशन बताते रहेंगे। कंट्रोल टावर के अलावा एक और तरीके से पायलट अपनी लोकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट की आखिरी लोकेशन को मद्देनजर रखते हुए एयरक्राफ्ट की स्पीड के जरिए कैलकुलेशन करके अपनी करंट लोकेशन का अंदाजा लगाया जाता है। इस तरीके को एविएशन की जबान में डेड रेकनिंग कहा जाता है। जैसे ही फ्लाइट 571 पेंचोन पास के करीब पहुंच गई तो उन्होंने राइट टर्न ले लिया। अब ये फ्लाइट 18,000 फीट की ऊंचाई पर एंडीज के पहाड़ों के ऊपर से गुजर रही थी। ऊपर नीला आसमान और नीचे सफेद बादल। पायलट पूरी तरह से सैंटियागो एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल टावर पे डिपेंडेंट था। जैसे ही फ्लाइट प्लेंचोन पास के करीब पहुंची तो वो कंट्रोल टावर के रेडार से गायब हो गई। ये एक नॉर्मल बात थी क्योंकि पहाड़ों की वजह से रेडार के सिग्नल्स बहुत कम हो जाते हैं। इस मौके पर को पायलट ने डेड रेकनिंग के जरिए अपनी लोकेशन कैलकुलेट की और 3:21 पर सैंटियागो कंट्रोल टावर को रेडियो किया कि हम 1 मिनट के बाद चिली के शहर कोरिको के ऊपर पहुंच जाएंगे, और कंट्रोल टावर से अपनी ऊंचाई कम करने की परमिशन मांगी। अब नॉर्मली प्लेंचोन पास से कोरिको तक पहुंचने में जहाज को 11 मिनट्स लगते हैं, लेकिन उन्होंने ये फासला सिर्फ 3 ही मिनट्स में कवर कर लिया था। ये चीज कंट्रोल टावर में बैठे स्टाफ को कुछ समझ नहीं आई, लेकिन क्योंकि उनके पास भी फ्लाइट 571 रडार पे शो नहीं हो रही थी, इसी वजह से उन्होंने एयरक्राफ्ट को डिसेंट करने की परमिशन दे दी। पर उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि असल में को पायलट ने जहाज की जो लोकेशन कैलकुलेट की थी वो गलत थी। पायलट समझ रहा था कि
कि वो कोरिको के ऊपर हैं, लेकिन असल में वो उस वक्त प्लेंचोन पास क्रॉस कर रहे थे। एक बहुत बड़ी तबाही फ्लाइट 571 का इंतजार कर रही थी। कंट्रोल टावर से परमिशन मिलते ही पायलट ने राइट टर्न किया और जहाज की हाइट भी कम करना शुरू कर दी। शुरू में उनको खतरनाक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा, लेकिन जब उन्होंने सफेद बादलों की लेयर को क्रॉस किया तो क्या देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। जी हाँ, इस पॉइंट पर पायलट को अंदाजा हुआ कि असल में वो एंडीज में ही मौजूद हैं। पायलट ने दोबारा हाइट गेन करने के लिए पूरी जान लगा दी। प्लेन की नोस अब आसमान की तरफ हो चुकी थी, लेकिन अफसोस के ये चीज थोड़ी देर पहले ही कर ली जाती। अब फ्लाइट 571 की टेल पहाड़ की चोटी से टकराई और जहाज से अलग हो गई, जिसकी वजह से 3 पैसेंजर्स उड़कर हवा में कहीं गायब हो गए। इस टक्कर की वजह से प्लेन का राइट विंग भी जहाज से अलग हो गया और फिर प्लेन डिसबैलेंस हो गया। इस डिसबैलेंस की वजह से जहाज का लेफ्ट विंग भी पहाड़ी से टकरा जाता है और अलग हो जाता है। इस वक्त ये पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। बिना टेल और विंग्स के फ्लाइट 571 का फ्रंट पार्ट बर्फ में स्लाइड करते सीधा नीचे की तरफ इस पॉइंट पर आकर तहस नहस हो गया। क्रैश की वजह से 12 पैसेंजर्स की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, खास तौर पर वो लोग जो जहाज के पिछले हिस्से में मौजूद थे। मौजूदाती तौर पर जहाज के फ्रंट पार्ट में 33 पैसेंजर्स की जान तो बच गई, लेकिन वो काफी जख्मी हो चुके थे। टेल अलग हो जाने की वजह से प्लेन का पिछला हिस्सा खुला हुआ था और उसमें से जबरदस्त ठंड अंदर आ रही थी। ये लोग इस वक्त 11,500 फीट की ऊंचाई पर एंडीज में फंस चुके थे, जहां का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। बाहर निकलते साथ ही जहां तक उनकी नजर जा रही थी, बर्फ से ढके पहाड़ ही नजर आ रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अपने मरे हुए साथियों की बॉडीज को बर्फ में ही दफना दिया और उधर प्लेन क्रैश की खबर ने चिलियन अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया था, पर उनको ये मालूम नहीं था कि फ्लाइट 571 असल में अर्जेंटीना में ही क्रैश हो गई थी। बिना टाइम जाया किए उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 4 हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया था। सुबह से लेकर शाम तक सस्पेक्टेड एरिया को सर्च करने के दौरान उनको ना ही कोई प्लेन नजर आया और ना ही कोई मलबा। ये एक बहुत ही मुश्किल सर्च ऑपरेशन था, क्योंकि नीचे सारे पहाड़ बर्फ की वजह से लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। इस सर्च ऑपरेशन में यूरुग्वे और अर्जेंटीना ने भी हिस्सा लिया और अब टोटल 11 हेलीकॉप्टर्स पूरा दिन फ्लाइट 571 को ढूंढते रहे, लेकिन उनको कुछ न मिल सका। इधर क्रैश साइट पर बचे हुए पैसेंजर्स के ऊपर से कई बार रेस्क्यू प्लेन्स गुजर कर गए, लेकिन उनके लाख इशारे देने के बावजूद भी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की नजर उन पर न पड़ सकी। बाद में उन पैसेंजर्स को लगेज में से लिपस्टिक मिली, जिससे उन्होंने प्लेन के फ्रंट पार्ट पर बड़ा बड़ा SOS लिख दिया। लगेज बैग से बर्फ पर बड़ा सा क्रॉस भी बनाया, लेकिन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की नजर उन पर फिर भी ना पड़ सकी। टोटल 8 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलने के बाद 21 अक्टूबर 1972 को तमाम पैसेंजर्स को डेड डिक्लेयर करके ये सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया। 11वें दिन क्रैश साइट पर पैसेंजर्स को कॉकपिट में ही एक रेडियो मिला, जिसको ऑन करके उन्होंने ये खबर सुनी कि उनको ढूंढने के लिए चलाया जाने वाला सर्च ऑपरेशन अब बंद कर दिया गया है। जहां वो लोग पहले ही इतनी मुसीबत में थे, वहीं ये खबर उनको मजीद डिप्रेशन में डाल गई। अपने बचने की जो आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी, वो भी अब खत्म हो चुकी थी। पहले हफ्ते में ही 5 और पैसेंजर जख्मी हालत की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। अब क्रैश साइट पर सिर्फ 28 पैसेंजर्स ही बचे थे। उन्होंने जहाज के मलबे और लगेज को इकट्ठा करके प्लेन के फ्रंट पार्ट को बंद कर दिया, ताकि ठंड से बचा जा सके। उन्होंने कॉकपिट के प्लास्टिक वाइजर को काट के अपने लिए ग्लासेस भी बनाए, जो कि बर्फ से रिफ्लेक्टेड होने वाली लाइट से कुछ हद तक बचा रहे थे। सीट कवर्स को काट कर गर्माइश के लिए इस्तेमाल किया और सीट्स के कुशन से स्नो शूज भी बना दिए। इस वक्त तक उनके पास खाने के लिए 8 चॉकलेट्स, 3 जैम के जार्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स और गिनी चुनी पानी की बोतल्स थी। एक हफ्ते तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये खाना आपस में डिवाइड करके खा लिया, लेकिन जब ये तमाम चीजें भी खत्म हो गईं तो उन्होंने कपड़े और कॉटन को खाना शुरू कर दिया, जिससे वो मजीद बीमार पड़ने लगे। एंडीज के इस हिस्से में उनको
एनर्जी के लिए कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी और ऊपर से वो जिस पहाड़ पर क्रैश हुए थे वहाँ से उतरना पॉसिबल नहीं था और ना ही वहाँ से ऊपर की तरफ जाना। और इस दौरान पैसेंजर्स की हालत ये थी कि इनके बॉडी वेट 40% तक कम हो चुके थे। आखिर जब उनको कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने मरे हुए साथियों के बॉडी पार्ट्स खाना शुरू कर दिए। जाहिर है ये फैसला बहुत ही मुश्किल था, लेकिन भूख प्यास और कमजोरी ने उनको ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। क्रैश के 17 दिनों के बाद 29 अक्टूबर को अचानक रात के वक्त बर्फ का तूफान आया और उसने जहाज की फ्रंट साइड पर बुरी तरह से हमला किया। बर्फानी तूफान की स्पीड इतनी तेज थी कि पूरा फ्रंट पार्ट अंदर तक बर्फ से भर गया। इस हादसे में 9 सर्वाइवर्स मर गए और बचे हुए 19 लोगों के हाथ जो कुछ लगा उन्होंने उससे बर्फ को हटाया और ऑक्सीजन के लिए जगह बनाई। दिन गुजरते जा रहे थे, सर्वाइवर्स की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक एक करके सारे मौत की नजर हो रहे थे और बचे हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। 12 दिसंबर यानी क्रैश के 60 दिनों के बाद 3 और सर्वाइवर जिंदगी की बाजी हार गए। अब पीछे बचे हुए 16 लोगों के पास सिर्फ 2 और ऑप्शंस थे, या तो वो अपने बचे हुए दिन गिनना शुरू कर दें या फिर कैसे भी करके इस पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाएं। 12 सितंबर 1972 को 3 रग्बी प्लेयर्स प्राडो, कैनिसा और विजेंटीन ने इस पहाड़ की चोटी पर जाने का इरादा किया, इस उम्मीद में कि पहाड़ की दूसरी साइड ग्रीन वैली होगी जहां से शायद कोई मदद मिल सके। ये एक बहुत ही तकलीफ देने वाली चढ़ाई थी क्योंकि ना ही उनके पास प्रोफेशनल गियर थे और सबसे बढ़कर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। उन्होंने हाथ से बनाए हुए स्लीपिंग बेड्स और जहाज की सीटों से बनाए हुए गर्म कपड़े लपेटे और पहाड़ की चोटी की तरफ निकल गए। पूरे 3 दिन तक लगातार चढ़ाई करने के बाद जब वो आखिरकार पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पहाड़ की दूसरी साइड पर भी ऐसे ही बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। यहाँ भी ना ही हरियाली थी और ना ही जिंदगी के आसार। खाने की शॉर्टेज की वजह से विजेंटीन वापस क्रैश साइड पर चला गया। प्राडो और कैनिसा मदद की तलाश में पहाड़ की दूसरी साइड पर डाउनहिल चल पड़े। अगले 10 दिनों तक ट्रैकिंग करने के बाद और 61 किलोमीटर का सफर बुरी हालत में गुजारने के बाद आखिरकार वो एक वैली में पहुंचे जहां पर हरियाली थी, जानवर भी थे और नदी भी बह रही थी। सबसे पहले उन्होंने नदी से पानी पिया और तभी उनको नदी के उस पार घोड़े पर एक शख्स दिखाई दिया। नदी के शोर की वजह से वो अपना मैसेज उस शख्स तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। घोड़े पर बैठे उस लोकल को आइडिया आया और उसने एक कागज और पेन को पत्थर में लपेटकर नदी के उस पार फेंक दिया। प्राडो और कनीसा ने उस कागज पर सारा माजरा लिखा और वापस उस कागज को पत्थर में लपेटकर उस शख्स की तरफ फेंक दिया। वो शख्स घोड़ा भगाते हुए ये लेटर चिलियन अथॉरिटीज तक लेकर गया। पहले तो उनको यकीन नहीं आया कि 2.5 महीने गुजरने के बाद भी प्लेन क्रैश के सर्वाइवर्स अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हैं, लेकिन अथॉरिटीज ने फौरन पहले प्राडो और कनीसा को रेस्क्यू किया और उनका ट्रीटमेंट करने के बाद उनसे तफसील में इंटरव्यू लिया। 22 दिसंबर 1972 यानी क्रैश के 72 डेज के बाद 3 हेलीकॉप्टर्स प्राडो और कनीसा की निशानदही पर क्रैश साइट पर पहुंचे। पहाड़ की ये चोटी देखकर पायलट भी हैरान रह गए कि इन 2 रग्बी प्लेयर्स ने बिना किसी गियर और एक्सपीरियंस के ये पहाड़ कैसे सर किया होगा। आखिरकार जहाज के फ्रंट पार्ट में मौजूद तमाम सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया गया और उनके मरे हुए साथियों को वहीं पर एक बड़ी कब्र खोदकर दफना दिया गया। उस कब्र के ऊपर कुछ पत्थर रखकर एक मेमोरियल बनाया गया जो उसी हालत में आज तक वहां मौजूद है। ये मेमोरियल आज भी हमें याद दिलाता है कि अगर इंसान हिम्मत नहीं हारे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हरा सकता है। उम्मीद है आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।